Hello everyone, welcome back to Etakshila classes. I'm Vishal Tanwar, and today we are going to start the science previous year question sessions on the CAPF paper. We will cover today the 2018 paper of CAPF science section. So, take your seats and stay connected with Etakshila classes for learning in a better way again. So, let's begin with our session today. The first question that we have taken is the optical phenomena that is responsible for the propagation of light through optical fiber. तो optical fiber ये तो आपको पता ही है सारा, इसमें सबसे सीधा ही लगती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR. ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है. इसका प्रोसेस अब कैसे रहता है, कोई जो TIR में इस तरह पाइप होती है उसमें लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है, यहाँ से लाइट को सिग्नल दिया जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, अब इसका क्रिटिकल एंगल छोटा होता है तो वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे ऐसे करके इस वे में प्रोपेगेट करती है अंदर लाइट. तो इस तरह जारी होती है. ठीक है, तो ये होता है TIR का फिनोमेना. तो सीधी सी बात है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज होता है, TIR. यू ऑल नो दैट. ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज करेक्ट. तो माइक्रोस्कोप के अपने पार्ट पढ़े होंगे, ये एनसीईआरटी में गिवन होता है. ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है ये. नाउ बोथ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कन्वेक्स लेंस. तो ये स्टेटमेंट तो हो जाती है ट्रू, क्योंकि दोनों कन्वेक्स होते हैं. ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. तो ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है. थर्ड है, द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब. हाँ, तो ये बात सही है, जितनी ट्यूब की लेंथ पे डायरेक्टली वेरी करती है माइक्रोस्कोप की लेंथ, सॉरी फोकसिंग पावर. ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर भी. लास्ट है, आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप इज अ कनकेव लेंस. अब ये तो अभी हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट में डिस्कस किया कि दोनों कन्वेक्स ही होते हैं, तो ये वाली तो डायरेक्ट ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है. ठीक है, क्योंकि दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं, कनकेव नहीं यूज होता है इसमें. तो इससे हमारा क्या बनता है आंसर, हमारी एक तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही आई है और थर्ड सही आई है. ठीक है, तो पहले तो फोर्थ वाली ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं हम. तो ये तो गए. ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता है सही है, तो आंसर क्या होगा, 1 एंड 3. तो आंसर इसका ए लगेगा. तो होप यू डू अंडरस्टैंड द थिंग. अगर आप माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ आईपीस ऐसे होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, फिर आईपीस होता है आपका जो ऑब्जर्वर के पास होता है, और ये दोनों कन्वेक्स लेंस होते हैं. ठीक है, ये पहले आपके यहाँ से लाइट फोकस करता है इस पे, ठीक है, अंदर आता है, और ये उसे प्रॉपर एक पॉइंट पे फोकस कर देता है यहाँ पे, जिससे काफ़ी ज़्यादा शार्प इमेज मिलती है. ठीक है, तो ये चीज़ होता है. अगर आप माइक्रोस्कोप पढ़े तो हम इसमें भी वीडियोज़ बनाएंगे, इसके ऊपर पढ़िए, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. तो आगे चलते हैं. Which of the following gemstones contains beryllium metal? तो ये आपके एनसीईआरटीज में मिल जाएगा आपको. ये आपके मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर पार्ट होता है, तो वहाँ पे इनकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज दी होती है कि बेरिलियम से कौन सा कलर आता है. तो एमरलैंड के अंदर होता है आपका बेरिलियम. ठीक है, बी आना चाहिए यहाँ पे. तो यस, अब ये देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी. बेरिलियम के एमरलैंड के अंदर होता है बेरिलियम. ठीक है, बाकी क्योंकि ये एल्यूमिनियम सिलिकेट का कंपाउंड होता है एमरलैंड. बाकी रूबी में आपका एल्यूमिनियम क्रोमेट होता है. ठीक है, टॉपर्स में आपका एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है फेरस और हाइड्रोक्साइड के साथ, और ब्लू सफायर आपका सिंपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है. ठीक है, तो यहाँ से बस आपको थोड़ा ये वाला ध्यान में रखना चीज, एमरलैंड और बेरिलियम. नेक्स्ट पे चलते हैं. लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ लिक्विड. तो उससे क्या होता है, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, और इंक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड टू बॉइल. अब क्या होगा, जैसे ये सरफेस पे वाटर है, ठीक है, अब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है. ठीक है, तो हम नीचे से बॉयल करते हैं तो वो प्रेशर बनाता है ऊपर इसकी सरफेस टेंशन खोलने के लिए, ताकि वेपर्स ऊपर निकल जाए. बट अगर ये वाला प्रेशर ही हम कम कर देंगे तो नीचे से एनर्जी भी कम लगेगी. तो इसके कहने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर हो जाएगा. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उबालने के लिए. तो कंसेप्ट अगर आपको समझ आया तो इससे आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं. ठीक है, इंक्रीज कब होगा, जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे. ठीक है, किसी चीज को एस्केप करने के लिए मान लो आपने इसके ऊपर लेड रख दी है, ठीक है, तो अब इसका प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी. सिंपल कंसेप्ट था, तो बी है इसका आंसर. ठीक है, द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, द प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ठीक है, ये आपका क्या है, कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ. जहाँ पे प्रेशर को हम अगर कांस्टेंट कर देते हैं, सॉरी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट करते हैं तो ये है, तो हमारा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. फिर नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड्स ऑफ 4D ऑर्बिटल्स. अब ये ऑर्बिटल्स वाला पार्ट ही आपका 11th-12th एनसीईआरटी में आ जाता है. तो ऑब्वियसली यूपीएससी इतना इजी पेपर भी नहीं बनाएगी. ठीक है, दे डू कंस्टिट्यूट हैवियर क्वेश्चंस आल्सो, रेप्यूटेशन है उनकी.
ठीक है। तो अब इसमें ना एक छोटा फॉर्मूला होता है कि नोड्स और रेडियल नोड्स निकालने का, वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ पहले। ठीक है। अब 4D ऑर्बिटल है तो उसमें जो n होगा, जो भी उसका n क्वांटम नंबर होता है 4 आएगा और उसका l आएगा 2। तो इसका एंगल रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, ये होता है रेडियल नोड निकालने का। और एंगुलर नोड का होता है जो सिंपली एल की वैल्यू होती है। तो इधर से हमारे पास अगर क्वेश्चन में देखें तो इन्होंने पूछा है एंगुलर नोड। ठीक है, एंगुलर नोड कितना आ जाएगा 4D ऑर्बिटल का, n आएगा 4 और l आएगा 1। ठीक है, तो इस पे देखते हैं, एंगुलर नोड तो आपका सीधा 1 आ जाएगा l की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन बनते हैं। उसके बाद अब रेडियल की वैल्यू देखें तो n माइनस एल माइनस वन, तो 4 माइनस वन माइनस वन तो 2। तो हमारा क्या बनेगा आंसर, ए 2 एंड 1। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, पर आपको थोड़ा अगर सीएपीएफ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 11th एंड 12th के एनसीईआरटी भी देखिए जरूर, क्योंकि उसमें 9th और 10th तक के काम नहीं चलता अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल इज करेक्ट। प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं? नहीं। प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फूड। तो ये स्टेटमेंट देखते हैं इसके बारे में भी। प्रोटीन्स इन मेमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। तो ये आपको पता ही होगा, RER रफ इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन जनरेटिंग एंजाइम्स होते हैं। ठीक है ना। प्रोटीन्स इन मेमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी apparatus, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो हमारा सी आंसर बन रहा है यहाँ से। अगर ये आपकी जो 10th की एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर में बायो के दे रखा है सीधा सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो इसका आंसर है ही सी, RER में आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और एक और चीज इसमें देख लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ तो होता ही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना और प्लेटलेट्स होते हैं प्लांट्स में जो, तो वो लोग अपना खुद का प्रोटीन DNA भी जनरेट कर लेते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना, ये फैक्ट है, मिस कर जाते हैं कई बार बच्चे। ठीक है, विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट्स इज करेक्ट। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स का। ठीक है, आपने सुना होगा जाइलम वाटर वाला और फ्लोएम फूड वाला। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी। तो जो मॉलिक्यूल्स के अराउंड जब अगर उन्हें ट्रांसफर करना है तो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, इज इट ट्रू, क्योंकि वहां पे आपने सुना ही होगा कि इसके सेल के बीच में अगर करना हो तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज होता है। तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर जाना चाहे तो उसके ऊपर एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है, ऑब्वियसली। Cells conserve energy and no energy is required for transport of ions and small molecules against concentration gradient. और लास्ट टाइप का, सेल्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस देयर मेम्ब्रेन एज दे आर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। तो डी तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसका आंसर बनता है हमारा बी। ठीक है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा, ठीक है, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें उसकी एनर्जी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हायर टू लोअर टू हायर जाने के लिए, तो उसमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से बी स्टेटमेंट स्टार्ट सही होती है। ये आपकी 11th की एनसीईआरटी होगी बायो की, उसमें आपको मिल जाएगा प्लांट वाले चैप्टर में। ठीक है, उसमें डायरेक्ट बताया हुआ है ग्यूटेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, इनके जाइलम और फ्लोएम का डीपली बताया हुआ है क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन वगैरह कहाँ यूज होती है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट पे चलते हैं आप। इफ द एम्पलीफाइड ऑस्किलेशन ऑफ अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, इज वेरी स्मॉल, then the time period of oscillation depends on length of pendulum, depends on acceleration, depends upon the mass of the bob, or does not depend upon the amplitude of the pendulum। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट एल ओवर जी। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का। तो इसमें हम देख लेते हैं, देखो डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो लेंथ पे डायरेक्टली जा रहा है, सही है पहला। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मास ऑफ बॉब नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट होगी गलत। डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, एम्पलीट्यूड आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारी क्या बनती है 1 एंड 2। तो अब एम्पलीट्यूड को देखा जाए तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बनता है बी। अगर एम्पलीट्यूड को बहुत स्मॉल कर दिया जाए तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे आता है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 4 ये हमारे करेक्ट ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि 3 तो बिल्कुल ही गलत है, 3 पे तो बिल्कुल ही नहीं डिपेंड करता। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बन जाता है बी। नेक्स्ट पे चलते हैं आप।
ये तो इजी सा था काफ़ी। द टर्म लेजर स्टैंड फॉर, तो लेजर तो काफ़ी। अब इसमें क्या है ऑप्शन है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एम्पलीफिकेशन बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो बी तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेज, रेज भी नहीं आता उसमें, एनर्जी भी नहीं है, तो बचा गया हमारा ए। तो आंसर अब लेजर की फुल फॉर्म यही है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन पूरा है, ये ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं ऑर्गेनिक के पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड इज करेक्ट, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पूछ रहा है, ऑर्गेनिक में चलता है अभी। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर पर्टिकुलरली इनसॉल्युबल। एंड थर्ड बोला जा रहा है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब वाटर के अंदर देखा जाए तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते एक तो कार्बन में, ठीक है, ये तो आपको सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हमें क्या आ रहा है, इसने पूछा कि विच इज आर करेक्ट, तो सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक होंगे, ठीक है, तो वो वाले हो जाते हैं। हाइयर और कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, पर्टिकुलरली जो हाइयर वाले होंगे उसमें कार्बन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सी सी बॉन्ड, तो ऑब्वियसली वो पानी के साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्वियसली जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जो इसकी एसिडिटी है उसकी नंबर ऑफ कार्बन आइटम से डिपेंड करती है, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 आर बेसिकली इंडिविजुअली करेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा डी। तो इसमें एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एज वी नो कार्बोक्सिलिक एसिड दोज containing COOH group and we know acidity of an acid depends on the number of H positive ions. So obviously जब चेन बढ़ती जाएगी तो H atoms भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो obviously acidity will increase. नेक्स्ट पे चलते हैं, मैच द लिस्ट 1 and 2। अब इसमें पूछ रहे हैं पॉलीमर्स चैप्टर के ऊपर है, ठीक है, आपका पॉलीमर्स में, तो उसमें मेलामाइन भी है, पॉलीविनाइल है, टेरिलियम है और सेल्यूलोस है। तो अब इसको करते हैं। इसमें देखिए अब सबसे इजी है सेल्यूलोस, आपको पता है, तो ये तो नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये प्लांट्स खुद जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी का तो आएगा हमारा 3, तो हमारे आगे बी और डी में से एक चेक करना है हमने। अब बचता है मेलामाइन, ये भी हमारा 4th आ गया, ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। अब बचता है पॉलीविनाइल, तो पॉलीविनाइल इज वी नो दैट इज द लीनियर पॉलीमर, ठीक है। तो यहाँ से बी का 1 किस में आ रहा है, बी में, तो हमारे यहाँ से बन जाता है बी ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि टेरिलियम का आई डोंट एग्जैक्टली नो कि कंडेंसेशन है या क्या है, बट अदर 3 आई नो, सो दिस कैन बी द आंसर, ठीक है, बी, ऑब्वियसली बी इज द आंसर, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं हमारे सेल्यूलोज स्टार्च हो गया, सिल्क हो गया, प्रोटीन्स हो गए, तो ये हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। क्रॉस लिंक कौन से होते हैं, मोनोमर्स यूनिट आर क्रॉस लिंक टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स। इनके एग्जांपल है मेलामाइन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, आपका वुल्केनाइज्ड रबर हो गया, इपॉक्सी रेजिन्स हो गया, ठीक है। उसके बाद लीनियर में आ जाता है, आपको बता ही दिया, एक तो पॉलीथीन हो गया आपका और पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोल रहा था वो पीछे। लास्ट में कंडेंसेशन पॉलीमर भी देख लेते हैं, इसका टेरिलियम एग्जांपल है, ठीक है। अब याद रखना है यहाँ से हमने कि कंडेंसेशन पॉलीमर में टेरिलियम आता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन में कौन सा पार्ट नहीं होता, कंडेंसेशन नहीं होती, सॉरी कंडक्शन नहीं होती, स्कैटरिंग नहीं होती, कन्वेक्शन नहीं होती, या रेडिएशन नहीं होती। तो इसमें आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बी, ठीक है, बी में अपना आ रहा स्कैटरिंग, स्कैटरिंग नहीं होती लॉन्ग वेव रेडिएशन में। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों। द सन एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड आफ्टर रिसीविंग हीट द अर्थ एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस. It is not a part of long wave radiation because it deals with the scattering of that radiation, while the other 3 are the part of long wave. तो ये वाली है, आपने ध्यान से देखा होगा, पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द ब्लड, देन कमिंग बैक टू बायो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स आर सेम इन नंबर एज दैट ऑफ वाइट, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वाइट वाले तो कम होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सोल्जर्स हमेशा कम होते हैं ना पॉपुलेशन से, तो वाइट वाले हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो कम होंगे, सेम तो होंगे नहीं। फिर आगे नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज मोर देन रेड ब्लड सेल, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज द हाईएस्ट, हाँ ये सही है। उसके बाद नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लोअर देन प्लेटलेट्स, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स होते हैं, ज़्यादा होते हैं, बट रेड ब्लड सेल से ज़्यादा नहीं होते। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्लड आर आरबीसीज, तो हमारा सी ऑप्शन आएगा करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। इस पे चलते हैं मसल कंट्रैक्शन पे। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ये आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट है हैवी।
Which of the following statement regarding muscle contraction and relaxation is correct? It involves movement of zinc ions, involves calcium ions in blood, या फिर it involves release of calcium ion from sacroplasmic reticulum and pumping of calcium ions back in SR, और it does not involve exchange of Na and K. तो ये तो देखो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि सोडियम और ये क्या नाम होगा पोटेशियम, ये तो कंट्रैक्शन के अंदर जो कोऑर्डिनेटिंग होती है मसल उसके लिए यूज होते हैं, ठीक है, डी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आई इसके ऊपर, अब कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन तभी होती है जब कोई दो आयंस एक्सचेंज होंगे, ठीक है, एक साथ, एक के होने से नहीं होगा सिर्फ, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको सी के ऊपर अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं, सी ही है। द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज is as follows. It begins with the signal. The neurotransmitter after the local membrane of the fiber will depolarize as positively charged sodium ions. So due to this, rest of the membrane will depolarize. This triggers the calcium ions from the sacroplasmic reticulum. So these calcium ions initiate contraction. ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following statement regarding digestion is correct? Fat present in food is digested by trypsin and chromatinin. Starch of food is digested by lipase, fat is digested by lipase, और न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज। तो ये वाले चार बायो के हैं, इसमें आप देखिए कौन सा है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम, ठीक है, फैट्स को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। स्टार्च फूड इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज, ठीक है, जो हमारे सलाइवा में होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है सच एज डीएनए एंड आरएनए ब्रेक्स इनटू न्यूक्लियोटाइड चेन बाय द ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन थी इसकी। नेक्स्ट चलते हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर। अभी पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज बाय ग्रीन प्लांट्स, ऑब्वियसली ट्रू, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ऑब्वियस बात है, वो अपना फूड उसी से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कार्बोहाइड्रेट्स में फॉर्म करते हैं उसको। During photosynthesis, plant use oxygen for making carbohydrates, ठीक है, ये भी ट्रू है। फिर है कार्बोहाइड्रेट्स जनरेटेड बाय प्लांट्स कम फ्रॉम सॉइल, ये थोड़ा सा हमें पता नहीं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड फ्रॉम प्लांट कम फ्रॉम यूरिया, ये तो भाई गलत है। तो इसमें क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में, सही है। ऑक्सीजन यूज नहीं होता, ऑक्सीजन वो गिव करते हैं, मतलब एमिट करते हैं ना, तो ये बी भी गलत हो गया। सॉइल से तो हमें पता ही नहीं, छोड़ दो, और इसको तो आंसर बनता है इसका ए, क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट यू नो इट इज करेक्ट, आपकी पूरी स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज, आंसर यस इट इज ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हार्मोन इंसुलिन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये पूछा है हार्मोन इंसुलिन के बारे में। इट इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी, गलत, ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इट इज अ स्टेरॉयड हार्मोन, ये भी गलत, स्टेरॉयड नहीं है, प्रोटीन होता है ये। इट इज अ कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन, ये भी गलत हो गया, बचता क्या है, इट इज प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, तो ये सही होना चाहिए बिकॉज इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, और ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो दोनों सेंटेंस इसके क्लॉज सही जा रहे हैं, तो यस आंसर इज डी, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट इज हमारा साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये स्टेटमेंट्स है दो, इसके बताना है कि बोथ आर ट्रू और आपस में इंटररिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, सेकंड इज लाइट इज एन ईएम वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो स्टेटमेंट वन तो फॉल्स होगी, क्योंकि साउंड हमेशा किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है, स्पेस में हमें तभी साउंड नहीं सुनती बिकॉज देयर इज वैक्यूम, ठीक है। अगर देर कोई मीडियम नहीं होगा ट्रांसफर के लिए, क्योंकि वो एनर्जी शेक करते करते इस तरह आगे ट्रांसफर होता है, ठीक है, मान लो ये चेन है, ठीक है, तो अगर साउंड वेव यहाँ से वाइब्रेशंस आएगी इस तरह करके, तो पहले ये शेक होगा अपनी जगह, फिर ये होगा, मतलब इस तरह प्रोपगेशन इस तरह चलती है। अगर वैक्यूम होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली पहली होगी स्टेटमेंट गलत, और सेकंड है ईएम वेव एंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ऑब्वियसली सन से लाइट आपकी अर्थ तक पहुंच ही रही है, तो इट इज ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम, ये तो सबसे सिंपल स्टेटमेंट है अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट टू इज ट्रू, बिकॉज आपस में इन दोनों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है एक्सप्लेनेशन वाला, तो आंसर इज डी। तो ये हमारे 2018 के पेपर का खत्म होता है पार्ट, ठीक है। सो आगे हम लेके आएंगे आपके लिए और ज़्यादा, तो टिल देन सब्सक्राइब टू वितक्षरा क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है, तो बाय दैट टाइम वी विल ब्रिंगिंग टू यू लॉट मेनी थिंग्स, ठीक है। अभी सारे प्रीवियस पेपर्स की चलती रहेगी। थैंक यू।